नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे आजम खान की। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के लिए आजम खान के दिल में भरे जहर की, और यूपी के माफिया हत्यारे और लुटेरे अतीक अहमद के लिए तो आजम खान के दिल में सहानुभूति है, लेकिन माफिया राज और आतंक को मिट्टी में मिला देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके दिल में नफरत और जहर भरा हुआ है। जेल में बंद अहमद खान की पत्नी फातिमा जबी के लिए तो आजम खान वोट मांगता है, लेकिन भारत मां को वह डायन बताता है। जयाप्रदा को नाचने गाने वाली कहता है। अध्यक्ष की कुर्सी यानी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन शिवहर सांसद रमा देवी के लिए अशोभनीय टिप्पणी करता है। आजम खान की रगों में सांप्रदायिकता का जहर इस कदर घुला हुआ है कि उसकी जुबान से निकली हर बात देश और समाज में सांप्रदायिक बंटवारा कर देता है। सेना और सेना के जवानों पर जो बेधड़क टिप्पणी करे, कारगिल विजय को जो सांप्रदायिकता के चश्मे से देखे, उसकी सोच कैसी हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह तो था आजम खान का इतिहास। अब आपको वर्तमान के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है और इसी लाइन में आजम खान भी लगे हैं। अभी अभी जेल से छूटे हैं, बुलडोजर की मार से घायल हैं और अतीक की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन योगी और मोदी के खिलाफ नफरत का जहर का लेवल छटाक भर भी कम नहीं हुआ है। चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर पालिका अध्यक्ष का, हर चुनाव में और हर चुनाव प्रचार में आजम योगी और मोदी के खिलाफ आग उगलना भूलते नहीं। एक दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने जिस तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत पर कटाक्ष किया, वो कटाक्ष सीधे तौर पर तो कांग्रेस पर किया गया कटाक्ष लगता है, लेकिन दरअसल वह कटाक्ष नहीं बल्कि मोदी और योगी के लिए मौत की दुआ मांगने जैसा है। अभी आपको मैं आजम खान के उस भाषण को भी सुनाऊंगा और आप केवल शांत होकर के उसके इस जहरीले भाषण को सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि यह कितना जहरीला भाषण है, कितना जहरीला बयान है और उसके दिल में किस तरीके का जहर पल रहा है। वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा सांसद तो राजीव गांधी के पास थे, लेकिन उसके पर खदशे उड़ गए। आगे वह और भी जोड़ता है और कहता है कि सबको पता है कि राजीव गांधी के परखच्चे किस में उड़े, आतंकी हमले में उड़े थे। आज सबसे ज्यादा सांसद किन के पास है, आज आतंकियों के निशाने पर कौन है और आज किसके परखच्चे उड़ने से आजम खान और आजम खान जैसों को फायदा होगा। आज अपने प्रोग्राम में हम आजम खान और समाजवादी पार्टी से जवाब मांगेंगे कि आजम खान किसकी मौत के लिए दुआएं मांग रहा है। देश में माफियाओं और आतंकियों के खिलाफ चल रहे योगी और मोदी की कार्रवाई से आहत आजम, अतीक और अंसारी गैंग अब क्या योगी और मोदी की मौत मांग रहे हैं? क्या आजम खान का यह भाषण हेट स्पीच में नहीं आता है, और अगर आता है तो अब तक उस पर हेट स्पीच के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखते हैं कि आजम खान ने अब तक क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, और अभी कल का जो उनका भाषण है उस भाषण को सुनते हैं और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि यह कितना जहरीला भाषण है। देखते हैं रिपोर्ट। जो आजम खान एक समय उत्तर प्रदेश के शासन को अपनी जागीर समझते थे, प्रशासन को अपना गुलाम समझते थे, वो आजम खान योगी राज में घुटनों पर हैं। योगी की सत्ता आजम खान से उनके काले कारनामों का हिसाब चुन चुन कर ले रही है। भूमाफिया घोषित हो चुके आजम खान ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना वोट डाल सकते हैं। योगी राज में अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहे आजम खान ने इस बार अप्रोक्ष रूप से पीएम मोदी और सीएम योगी के खात्मे की धमकी दी है। आजम खान ने कहा कि जब कुदरत बदला लेती है तो सबसे ज्यादा सांसदों वाले राजीव गांधी के चिथड़े उड़ जाते हैं। संजय गांधी जिंदा उड़ते हैं लेकिन हिस्सों में मिलते हैं। जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि वो रिश्तेदार का पर्चा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिस्टर इंदिरा गांधी का भी दौर देखा। राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, भी नहीं मिले हमको। तो जब कुदरत इम्तिहान देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी उड़ते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में।
ये पहली बार नहीं है जब आजम ने बदजुबानी की हो। आजम हमेशा से ही जहरीली बयानी करते रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आजम खान के कुछ विवादित बयानों को देखते हैं। वर्ष 2010 आजम खान ने कश्मीर को अलग देश बताते हुए कहा कि कैबिनेट में केवल एक मुस्लिम मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं, वो भी इस देश से नहीं बल्कि कश्मीर से हैं। वर्ष 2014 आजम खान ने पीएम मोदी को गुजरात का कलंक और दंगाई बताया। वर्ष 2014 आजम खान ने कहा कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाले सैनिक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे। वर्ष 2015 आजम खान ने भारत माता को डायन बताया। वर्ष 2015 आजम खान ने कहा कि गरीब घर की महिलाएं अपने यार के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं। वर्ष 2015 आरएसएस के लोग समलैंगिक होते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। वर्ष 2016 आजम खान ने पीएम मोदी पर जहर उगलते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सका वो देश के साथ कैसे रहेगा। वर्ष 2017 आजम खान ने सुरक्षा बलों को रेपिस्ट बताते हुए कहा कि लोगों को जवानों के शरीर के जिस हिस्से से शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। वर्ष 2019 आजम खान ने डीजीपी नेता जयप्रदा का अपमान करते हुए कहा, इनका अंडरवियर खाकी रंग का है। वर्ष 2019 सदन की अध्यक्षता कर रही रमा देवी को लेकर आजम खान ने कहा कि मेरा मन करता है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहूं। यही आजम खान अब धमकी दे रहे हैं कि मोदी योगी का हश्र भी राजीव गांधी और संजय गांधी जैसा होगा। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा अब तक कि कैसे आजम खान 2014 से लेकर के 2023 तक लगातार हेट स्पीच करते आ रहे हैं। सजा भी भुगत चुके हैं, लेकिन जुबान अभी तक सुधरी नहीं है। अभी एक जो पूरा बयान, अभी आपने पैकेज में छोटा सा बयान का एक हिस्सा देखा, अभी एक पूरा बयान उनका सुनते हैं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार देखते हैं क्या कहा आजम खान ने। पर्चा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिस्टर इंदिरा गांधी का भी दौर देखा। राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, चीजों भी नहीं मिले हमको। तो जब कुदरत इंतकाम देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी उड़ते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतजाम बड़ा सख्त है और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, बुलंदी होता है आखिरी और पर टूट के निकल जाता है और हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे उतर आता है। हालांकि हम तो उस हेलीकॉप्टर में ये सोचते थे कि अल्लाह क्या चीज दफन होगी, हमारी रात भी कहाँ मिलेगी, दफन क्या होगा। लेकिन देखो क्या पूरा किस्सा यहाँ मार सकेगा। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जीनत अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, अविनाश सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, और दिनेश सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अशोक यादव जी से करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, आजम खान को लेकर के जिस तरीके की चर्चा अभी हो रही है और जिस तरीके का विवाद आजम खान के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, आपकी पार्टी के नेता हैं, हालांकि बीच में एक बार पार्टी आपसे अलग भी हो गए थे, जिस तरीके का बयान ये दिया है, क्या पार्टी इंडोर्स करती है उसको, या आपको लगता है कि आजम खान ने पार्टी लाइन से अलग हट करके बयान दिया है? और राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने योगी और मोदी के लिए मौत की दुआ मांगी है, क्या समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है, क्या सपोर्ट करती है, या अपने आप को उनके बयान से अलग करती है? तो जी देखिए, जो आजम खान साहब का बयान है इसको मेटाफोरिकली लेने की जरूरत है। उन्होंने
उनका जो कहने का संदर्भ ये रहा होगा कि जो इतने बड़ा उनको बहुमत मिला था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को, उस प्रचंड बहुमत के आगे मोदी सरकार का आज का जो बहुमत है बहुत छोटा है। तो उनके कहने का जो आशय रहा होगा कि इस बहुमत की जब बहुमत धराशायी हो गया, इतना बड़ा बहुमत वाली सरकार जब धराशायी हो गई, तो इस सरकार की क्या मतलब उसका वजूद है। तो समय जो है सबका हिसाब करता है मुकेश जी। बाकी अगर हेट स्पीचेज की बात किया जाए मुकेश जी, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हेट स्पीचेज, अगर आप इतिहास भूगोल सबका खंगालेंगे मुकेश जी, आरएसएस या भाजपा के लोगों का इतिहास भूगोल अगर आप इस तरह से खंगालेंगे, तो आपको ऐसे 100 से ज्यादा स्टेटमेंट मिलेंगे जो बिल्कुल शर्मनाक स्टेटमेंट हैं, जिनको आप सभ्य समाज में दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते। और इतना देखिए उस तरीके के हेट स्पीचेज है, चर्चा उस बात की नहीं है। चर्चा केवल हेट स्पीचेज की बात नहीं है। बात यह है कि आजम खान के दिल में इतना जहर क्यों मोदी और योगी के लिए है, क्यों इतना बहुत से, क्योंकि योगी और मोदी के लिए जो जहर वो बार बार उगलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल योगी और मोदी के लिए है, बल्कि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए भी है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो उदाहरण देते हैं, उससे साफ लगता है कि बहुसंख्यक समाज को वो देखना नहीं चाहते। नहीं मुकेश जी, देखिए आप मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं किसी से होता है, एक विचारधारा की लड़ाई होती है। किसी का कोई व्यक्तिगत दुश्मन, विचारधारा की लड़ाई में किसी के लिए मौत की दुआ नहीं मांगी जाती है अशोक जी। विचारधारा की लड़ाई अपनी विचारधारा पे लड़ी जाती है, ना कि किसी के लिए मौत की दुआ आप मांगते हैं। और जिस तरीके से आजम खान ने यह कहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ तौर पे जो है इनका जिंदा रहना इन्हें खल रहा है कि क्यों और मोदी और योगी जो है वो क्यों धरती पे जीवित बचे हुए हैं। हमारे साथ जीनत अंसारी भी है, उनसे भी मैं कमेंट लूँगा, लेकिन पहले मैं दिनेश जी के पास जाना चाहूँगा। दिनेश जी, ये जो बयान है, जिस तरीके से सब कोई अपने अपने तरीके से ले रहे हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं? नहीं मुकेश जी, कैसे इसको अपने तरीके से आप ले सकते हैं। अभी आपने समाजवादी पार्टी के साथी से पूछा, लेकिन उन्होंने कैसे इसको जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया। लेकिन मेन बात वो नहीं कर रहे हैं। कहीं भी किसी समाज में किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, किसी प्रदेश के मुखिया के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? और सपा के साथी कह रहे थे कि अगर आप खंगालेंगे इस तरह के स्टेटमेंट तो बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के लिए मौत की दुआ मांगी हो? और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी। और आजम खान क्या है, पहली बार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं क्या? उन्होंने तो जब जब उनको मौका मिला तब तब इस तरह की बात की है और सबके लिए उन्होंने बात किया है। और जो तुलना वो कर रहे हैं कि राजीव गांधी से बड़ा मैंडेट नहीं है, राजीव गांधी को मैंडेट कैसे मिला था उसको भी सबको पता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मौत के बाद एक सिंपैथी उमड़ी थी। लेकिन आज मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता कैसे मोदी जी के साथ है, कैसे उनकी दुआएं उनके साथ है, इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि किसी नेता के कहने से कुछ होने जा रहा है। लेकिन जब भी मिला है, देखिए आप अगर देखिए रामपुर खास में जयाप्रदा के खिलाफ कैसी टिप्पणी उन्होंने की थी, कैसी अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी, कैसे उस समय चेयरपर्सन जो चेयर पर संसद भवन में बैठी हुई थी, एक महिला चेयरपर्सन के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था। ये क्या दर्शाता है? वो सिर्फ अभी तक मैं सुनते आ रहा था कि जब से वो जेल में होकर आए हैं तब से बहुत अस्वस्थ चल रहे हैं शारीरिक रूप से। लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्हीं का बयान था। बिल्कुल, वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी को क्या कहा था? इनसे मत डरियो, तनख्वाहियां हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा। और उनकी हालात आज क्या हो गई है? उसी प्रशासन के अधिकारियों ने, उसी कानून के जानने वाले लोगों ने, उसी कानून के रखवालों ने उनकी क्या दशा बना दी है। आज शायद उसी दशा को सोचकर इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आजम खान और समाजवादी पार्टी के मनाने से कुछ नहीं होगा। देश की 140 करोड़ जनता का प्यार है मोदी जी के साथ, 25 करोड़ जनता का प्यार है योगी जी के साथ, और यह प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप इस तरह का बयान करके किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और किसका समर्थन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और देश में मोदी जी का शासन है। ये बात कान खोलकर समाजवादी पार्टी और आजम खान दोनों लोग ठीक से समझ जाएं। कानून का राज है, ये समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि आप जो मन में आएगा वही आप कहेंगे।
बिल्कुल कानून का राज है। जीनत अंसारी जी, क्या आपको लगता है जो जिस तरीके से आजम खान ने कहा है, ये आजम खान की जो अंदर की चिढ़ है, ये अतीक अहमद वाले मामले के बाद ज़्यादातर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उनका समर्थन करते हैं या जो पार्टियां अतीक अहमद जैसे लोगों का समर्थन करती है, उनकी चिढ़ जो है वो और बढ़ी है और वो और भी जहरीले हुए हैं। और इस तरीके का बयान जो देना, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके के बयान जो है एक्सेप्टेबल होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से, या नहीं आपको लगता है कि नहीं ये कोई वैसा बयान नहीं है जिस पे कार्रवाई हो? जीनत अंसारी जी, जीनत जी की आवाज। शब्द बोले बड़े नपे चुले वर्ड में, और एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो सपा के लिए या बसपा के लिए या कांग्रेस के लिए अपमानजनक हो। और जैसे कि आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे एक उनके लिए कहा है कि उनके परकच्चे हो गए हैं, तो मैं इस बयान से बड़ी इनको मैं बिल्कुल नेगलेक्ट करती हूँ। बड़ा गलत बयान दिया है। ऐसे एक सभ्य इंसान को ऐसा भाषण नहीं, अपना बयान नहीं देना चाहिए था, जो कि सरासर गलत है। उसमें से दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो ये लोग जो है आजम खान जैसे ये बहुसंख्यक समाज को, तो ये आप जो अपने वर्ड यूज करते हैं, जो मीडिया एक जो चौथा स्तंभ माना जाता है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग भी उसी कैटेगरी में आजम खान वाले में आके खड़े हो जाते हैं, जो इस समाज को बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बांटने के बाद ऐसी बाड़ी कर देते हैं कि जिससे कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ बुरा स्टेटमेंट दे देता है। अब आजम खान अगर ये कह रहा है कि ये प्रकृति का भगवान ने अपना, अल्लाह ने अपना उनके साथ में इंसाफ किया है, तो अगर आजम खान के साथ में जो भी कुछ हो रहा है तो वो भी अल्लाह का जीनत अंसारी जी, डॉक्टर जीनत अंसारी जी, आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी के साथ और संजय गांधी के साथ ये इंसाफ किया है अल्लाह ने, आप ये कह रही हैं? नहीं गलत। यानी ये मैं आजम खान की बात का जवाब दे रही हूँ। अगर उसने ये कहा है कि उसका जो स्टेटमेंट है आजम खान का, उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ इंसाफ किया है, तो मैं उन्हीं के बारे में उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहती हूँ कि वो जो मोदी योगी को जो दोषी ठहरा रहे हैं, तो जो उनके साथ ये हो रहा है तो वो भी तो अल्लाह का इंसाफ ही है। उसके अंदर योगी मोदी को कहाँ पे उन्होंने गुनाहगार ठहरा दिया है, इससे बताइए। पर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे मुकेश साहब हमारे जो स्टेटमेंट देते हैं, वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, वो स्पीच वो भी गलत नहीं। भाई मैं उसका जवाब देता हूँ जीनत जी, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मैंने तो बनाया नहीं है, संविधान का दिया हुआ शब्द है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। तो अगर मैं संविधान के दिए शब्द को यूज करना, बहुसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, आपका ये वर्ड कहना। हाँ बिल्कुल, ये क्यों नहीं, ये आप लोग इसलिए कह पा रही है जीनत जी, आप ये गलती कर रहा है, आजम खान गलती कर रहा है, वो बकाया हुआ है, वो गलती कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि हम भी अपनी स्पीच के जरिए उसको गलती को गलत ही जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि मेरे दिनेश भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बड़े सटीक भाषा में, बड़े अच्छे लफ्जों में उन्होंने प्यार से उनको करारा जवाब दिया है। अशोक भाई की जवाब दिया है उन्होंने उनकी बात से लिखा पोती। तो बहुसंख्यक समाज कहना कहाँ से आपत्तिजनक है, क्यों आपत्तिजनक है? जी हेलो, बहुसंख्यक समाज को शब्द यूज करना आपत्तिजनक क्यों लग रहा है आपको? आपत्तिजनक नहीं है, आपत्तिजनक मैंने नहीं कहा है, पर आपका जो वर्ड है कि ये बहुसंख्यक को क्यों बार बार टारगेट करते हैं, मैं ये कहने वाली बात हूँ। तो वो अगर टारगेट करें तो उसमें गलती नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि वो टारगेट क्यों कर रहे हैं तो इसमें आपको गलत नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुसंख्यक जो है वो ऐसे महिलाओं के लिए, जबकि बीजेपी सरकार का मैं बिल्कुल आदर करती हूँ, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे, मतलब कि मुस्लिम महिलाओं के खास से बहुत अच्छा काम कर रही है। पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो महिलाओं के लिए ऐसे शब्द, मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं। शायद एक सभ्य महिला होने के साथ साथ मैं आपके चैनल पे उस बात को मुंह से नहीं ला सकती हूँ, उसके साथ स्पीच का कभी आप उनके खिलाफ तो मुकदमा नहीं दर्ज कराते हैं, जो महिलाओं को मतलब कब्र से निकालने के बाद, शादी करने के बाद, 2.5 लाख का बात देने के बाद कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, ऐसी बातें बोलते हैं। उन लोगों के लिए तो आप कभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आजम खान गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, मैं गलत मानती हूँ। अगर उन्होंने राजीव गांधी के लिए ऐसा बयान दिया है, बिल्कुल है, गलत है। नहीं आप संदर्भ नहीं समझ रही है जीनत जी। राजीव गांधी के लिए जो भी कहा वो मसला नहीं है, मसला ये है कि राजीव गांधी के बहाने निशाना मोदी और योगी हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जब राजीव गांधी को सबसे ज्यादा सांसद थे, बावजूद उसके उनके परकच्चे उड़ गए,
तो मोदी के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए, जो कहा जाता है राजनीति में, जो बयान है उसका केवल मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका मतलब निकाला जाता है। बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। आजम खान कहने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब राजीव गांधी ज्यादा नंबर लेकर परखच्चे उड़ गए उनके, तो मोदी भी नहीं बचेगा। ये इस तरीके की भाषा है जो आपको समझने की। वो मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ। मोदी योगी जी को अगर टारगेट कर रहे हैं, वो चलिए अविनाश जी, अब चलिए आपकी बात समझ रहे हैं, अविनाश जी भी सुन रहे हैं, तीनों मेहमानों को भी अविनाश जी ने सुना है। बिल्कुल तीनों में आप शायद मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने लिए बौखलाए हुए हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो वो भी तो मैं मान रही हूँ ना कि वो भी तो अल्लाह का फैसला है। अगर वो ऐसे नहीं बौखलाए हुए हैं तो बौखलाहट में आप अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए मौत की दुआ थोड़ा ही करने लगेंगे, और अगर आप करने लगेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना यहाँ पे। अविनाश जी, बिल्कुल अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि आजम खान ने जो कहा है वो आपत्तिजनक अगर है तो उस पर हेट स्पीच के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके की मौत की दुआ मांगना? और जो जीनत जी ने कहा, मैं चाहूंगा, आपने तीनों मेहमानों को सुना है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस पे। मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने तीनों श्रोताओं को सुना, और जो जीनत जी भी कह रही है वो भी वही बात कह रही है मुकेश जी जो आप कह रहे हैं। वो पुराने ऑफेंडर हैं, लगातार वो 2014-2013 से इस तरह के वक्तव्य देने के लिए वो मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और बोलने को कुछ है नहीं। जो आदमी किताब की चोरी में, जो आदमी गरीब की जमीन हड़पने के केस में जेल गया हो, उसके पास नीतिगत कहने को तो कुछ बचा नहीं। अब ये जो वो बेसिकली कहना चाहते थे ये कि मैं बहुत डरा हुआ हूं कि कहीं मेरा भी मौत जो है वो जो अतीक अहमद और उनके भाई साहब का जो जैसा अंत हुआ, जिसको आसमानी जस्टिस कहा मंत्री जी ने, चौधरी साहब ने, तो इनको बड़ा बुरा लगा। आज यही बात ये भी कह रहे हैं। तो भाजपा के मंत्री ने भी तो यही कहा अतीक अहमद के संदर्भ में कि भाई आसमानी फैसला हुआ है। तो अगर ये जीनत जी जो कह रही हैं कि आसमानी फैसला पे इनका इतना विश्वास है, तब तो इनको ये भी मानना चाहिए कि आजम खान के साथ जो हो रहा है वो भी आसमानी फैसला है। आप देखिए मुकेश जी, ये जो गठबंधन की बात जो देश में चल रही है वो हर तरह के व्यक्ति की गठबंधन है, क्योंकि विचारधारा की गठबंधन तो हो नहीं सकती है। अब सपा और बसपा में बताइए क्या गठबंधन का विचारधारा हो सकता है, या कांग्रेस सपा में क्या गठबंधन का विचारधारा हो सकता है। तो इनमें जो गठबंधन का जो विचारधारा है वो सिर्फ है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब ये डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में आपके अभी जब आएंगे मंच पे तो बोलेंगे हमने हाईवे बनाया, हमने एक्सप्रेसवे दिया, पर इनके जो नंबर 2 नंबर 3 के जो मंत्री है, जो जिनका दिवालियापन, घोषित दिवालियापन है, सजा याफ्ता है, चोर है, लोअर लेवल के नेता है, क्योंकि अब उनको कोई वोट देता नहीं है, खुद आजमगढ़ हार चुके हैं, उनके पास अब सिर्फ गठबंधन का आधार है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और भाजपा के प्रवक्ता और जीनत जी, आप और आपकी ऑडियंस ये भली बात ही जानती है कि मोदी जी ने मन की बात पे और जब भी वो पब्लिक मीटिंग में गए उन्होंने यही कहा है कि मेरा कवच जो है वो 130 करोड़ भारत के देशवासी है। सबका साथ सबका विकास लेकर भाजपा चलती है। चाहे आजम खान कुछ भी बोले, मोदी जी शिव के भक्त है, महाकाल के भक्त है, और अब तो बजरंग बली उनका रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन में जो कांग्रेस ने जिस तरह का मैनिफेस्टो दिया है, उसके बाद तो साक्षात बजरंग बली का ध्वज झंडा उनके ऊपर है, उनके सर के ऊपर। बिल्कुल। अशोक यादव जी, क्या ऐसे तो पहलवानों ने भी, ऐसे तो मैं बीच में रोकना चाहती, माफी चाहूंगी पहलवानों की, क्योंकि वीडियो वायरल हुई है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने भी कहा है मोदी जी तुम्हारी कब्र खुदेगी, तो गलत तो उन्होंने भी कहा है। तो ये चीज देखिए, अगर वो इस तरह से हम लोग को देखिए कांग्रेस के एमपी को नहीं देखिए अब जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जीनत जी एमपी बोल रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बिल्कुल जो गलत कह रहे हैं। और यही साउथ नहीं बात केवल जीनत जी बात आपने कही, ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अविनाश जी विरोध कर रहे हैं, दिनेश जी हमारे साथ है वो भी विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध करने वाली बात नहीं, केवल स्टेटमेंट का विरोध नहीं है और केवल आजम खान का विरोध का मसला नहीं है, आजम खान को प्रोटेक्ट करने वाली लोगों का मसला है, आजम खान जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टियों का मसला है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आजम खान को प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि
समाजवादी पार्टी सुपारी दे देना चाहती है मोदी और योगी की, और इसलिए इसका विरोध नहीं हो रहा है कि वो हेट स्पीचेस के अंदर में, हेट स्पीच के अंदर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए विरोध हो रहा है कि उनके दिल में जहर भरा हुआ है और उनकी जुबान से जब भी कुछ निकलता है तो जहर ही निकलता है, और उनका जो जहर है वो समाज में बंटवारा करता है, सांप्रदायिक बंटवारा करता है। जिस बात का आरोप वो बीजेपी पे लगाते हैं, दरअसल वो उनके जो जितने नेता हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं। आजम खान का आज का जो ये बयान है कल का, उस बयान को अगर आप देखें तो इससे समाज में अगर बंटवारा हो रहा है तो जिम्मेदार केवल आजम खान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी है, अखिलेश यादव भी हैं। बिल्कुल अशोक जी। ओके जी, इस पार्टी का जन्म ही धार्मिक ध्रुवीकरण, नफरत और बंटवारा को लेकर के है, वो पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा समाजवादी पार्टी की कह रहे हैं आप। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी की विचारधारा इन नफरत और विभाजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी ना, तो कांग्रेस का साथ क्यों दिया? अरे समाजवादी तो कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। अविनाश जी बारी बारी से। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अशोक जी, लेकिन एक बात मैं जरूर बीच में बोलता नहीं, मैं सुनता हूँ, लेकिन अशोक जी बाकी लोगों ने तो खंडन किया, जीनत जी ने भी खंडन किया, अशोक जी ने भी खंडन किया, लेकिन आप तो एक तरह से आजम खां के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आपसे मुकेश जी ने सब एक सवाल पूछा कि क्या ये आजम खां की व्यक्तिगत टिप्पणी है या समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक रखती है? सीधी सीधी बात आपने की है, लेकिन आप फला ये है फला वो है, आप बताइए ना, ये स्टेटमेंट आजम खां का स्टेटमेंट है या समाजवादी पार्टी इसको इंडोर्स करती है? आप बताइए ना। आप ये बताइए। मैं भी आपसे सीधे नहीं, बिल्कुल हमसे आप सीधे सीधे सवाल पूछिए, लेकिन मैं आपसे सवाल मुकेश जी ने पूछा, हमने नहीं पूछा है। बिल्कुल, हम तो सवाल पूछेंगे मुकेश जी के माध्यम से आपसे, लेकिन आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप भी सवाल पूछ लीजिए। ये स्टेटमेंट हर उस इंसान का होगा, ये स्टेटमेंट हर उस इंसान का होगा, वो एक्शन से बिल्कुल जीनत जी, असल में ये आजम खां की बात नहीं है, यह व्यक्ति की बात नहीं है अशोक जी, ये मानसिकता की बात है, ये आजम खां व्यक्ति की बात नहीं है, ये इस तरह की एक मानसिकता है। और समय आने पर यही आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। कैसी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? ये मानसिकता, ये व्यक्ति नहीं है। और एक खौफ है मोदी और योगी का खौफ है कि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता, आज योगी जी की लोकप्रियता जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में और मोदी जी की लोकप्रियता देश ही नहीं पूरी दुनिया में, इनको पता है ना कि कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही नेपथ्य में जाएगी जब ऐसे नेताओं के साथ खड़े होंगे। अशोक यादव जी, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं कि आजम खां के बयान का खंडन करें, इतना साहस नहीं है। अशोक यादव जी मुस्कुरा रहे हैं, जहां मतलब नहीं, क्यों साहस नहीं है? गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। अशोक जी कहिए तो, आजम खान गलत है, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा ये पूछिए अशोक जी से, क्या अतीक अहमद के परखच्चे उड़ गए? अब परखच्चे उड़ गए कि नहीं है तो आप बताइए, परखच्चे उड़ गए कि नहीं? वही है क्या? अतीक अहमद के परखच्चे उड़ गए, जरा पूछिए इनसे। हम ये कह रहे हैं कि कोई नहीं, देखिए अशोक जी, वो भी अशोक जी, मैं पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय, उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, वहां हुई है। अतीक अहमद का खौफ क्या होता है हम लोगों ने बड़े नजदीक से देखा, बिल्कुल है। देखते हुए बड़े हुए हैं। आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? यही खड़गे जी ना, आपके साथी कांग्रेस पार्टी के नेता भी कर्नाटक के चुनाव में क्या कहा उन्होंने, मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या कहा? ये विश्वमन है, ये कितनी नफरत है समाजवादी पार्टी के दिल में। अशोक जी, आप लोगों के दिल में मोदी और योगी के प्रति कितनी नफरत है दर्शाता, लेकिन आपके दिल में जितनी नफरत होगी उतना ही जनता का प्यार उनसे बढ़ता जाएगा। आपके मनाने से कुछ नहीं होगा, जनता दुआ कर रही है। अशोक जी, आजम खान समाजवादी पार्टी की मजबूरी है क्या? मुसलमान होना ही है, मतलब मुसलमान है आजम खान, इसलिए आपको जरूरी है कुछ भी बोले, कुछ भी करे, पार्टी कुछ नहीं करेगी। उनकी भैंस अच्छा दूध देती है, तभी तो आप भैंस की फोटो लेके भैंस खोज दिए थे, याद है कि नहीं? 24 घंटे में भैंस मिल गई थी। लेकिन उस समय दिनेश जी, ये जो अभी बोलने लगता है आप लोग, ये अविनाश जी बोल रहे थे, अशोक जी नहीं बोल रहे थे, ये अविनाश जी हैं। अशोक जी तो चुपचाप सुन रहे हैं। अशोक जी भी ये कह रहे हो तो अशोक जी मजे ले रहे हैं। फोटो नहीं थी अशोक जी, नहीं मिल गई थी, अशोक जी मजे ले रहे हैं।
आज इस अशोक के अंदर बुद्धा घुस गए, बुद्धा भगवान घुस गए हैं। जी 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 अशोक जी कुछ बोलिएगा या मुस्कुराते रहिएगा? देखिए मुकेश जी मुझे बोलने का मौका हमारे मित्र अरे आपको दो दो तीन तीन बार दिया, लेकिन आप तो बोल ही नहीं रहे। आप ही को जवाब देना है। बोल रहे हैं जी बोलिए। ये हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे मित्र अविनाश जी जब लगातार हमारी जगह बोल रहे हैं तो फिर हम कहें भैया चुप हो जाओ, इन लोगों को सुनो पहले। नहीं बोलिए चलिए आपको पूरा टाइम है, बोलिए। मुकेश जी देखिए मुझे लगता है कि इस देश में अगर इस देश में हेट स्पीचेज चाहे किसी भी दल का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का, किसी दल का हो, अगर हेट स्पीचेज कोई नेता करता है तो उसको कंडेम होना चाहिए पार्टी स्तर पे। अब देखिए सवाल क्यों खड़े होते हैं, सवाल तब खड़े होते हैं मुकेश जी जब इतने हेट स्पीचेस के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट नहीं आता अपने नेताओं के खिलाफ, तब सवाल नहीं पूछे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्यों नहीं? तब सवाल कौन पूछता है? कौन सा, कोई उदाहरण तो दीजिए, कौन से हेट स्पीच कौन सा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र के हेट स्पीचेस के मामले में कितनी तल्ख टिप्पणी की थी मुकेश जी, आपको याद होगा। आपने बीजेपी की बात करी ना, बीजेपी का कौन सा नेता है जो हेट स्पीच? अशोक जी आप यही कहते हैं, बोले उदाहरण दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की हेट स्पीच हो, अशोक जी आपका शब्द है, अशोक जी आपका शब्द है कि जो भी इस तरह के हेट स्पीच हो उसका खंडन होना चाहिए। आप कह रहे हैं तो आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं? आप करिए। अरे प्रधानमंत्री ने निंदा करी है, प्रधानमंत्री ने निंदा करी है। बिल्कुल। जो भी गौरक्षक के बेंच पे जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको प्रधानमंत्री ने उनकी निंदा करी है। अशोक जी बात केवल हेट स्पीच की नहीं है। हेट स्पीच के पीछे जो मंशा है पार्टी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मेरा सवाल उस पे है कि पार्टी आजम खान को मान लीजिए पार्टी से निकाल भी दे, लेकिन फॉलो तो उसी की विचारधारा को कर रही है ना। उसका विरोध कब करेंगे? जीनत जी ने भी कहा कि वो गलत मसला है, जीनत जी उसी कम्युनिटी से आती हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आपको याद है ना? दिल्ली विधानसभा का चुनाव याद है? किस तरह से कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात मंच पे खड़े होकर कर रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। फिर से तो आप विरोध कर रहे थे तो ना अशोक जी, अगर मुकेश जी अगर है तो उसको सुना दीजिए। तो गद्दार को गोली क्यों नहीं मारना चाहिए? नहीं, गद्दार को गोली क्यों नहीं मारना चाहिए, ये बताइए। नहीं अशोक जी, या तो आपको जानकारी नहीं है, देश के कैबिनेट मंत्री ने ये कहा था देश के गद्दारों को, ये कहा था। अगली लाइन दिल्ली की जनता ने कहा था। अगर है तो सुनाइए, इसलिए पूरी जानकारी लेके आया करिए, कम से कम मेरे साथ बैठा करिए। तो नहीं क्या कहेंगे, अभी जनता को तय करना है। देश के गद्दारों के मारे जाने पर तभी कोर्ट ने बरी किया ना, तभी कोर्ट ने बरी किया। देश के गद्दार जब मारे जाते हैं तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात को 2 बजे खटखटाते हैं, उनके माफीनामे की बात करते हैं। अपराधी मारे जाते हैं तो हाय तौबा करती है समाजवादी पार्टी। आप सीधा दिल्ली दंगों के ऊपर बात, तालिबान तो नहीं है, ये अफगानिस्तान तो नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तभी तो बात की जा रही है, अफगानिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, तभी तो इस तरह के बयान की बात की जा रही है। आप आगे भी चलते हैं, आप पीछे भी चलते हैं, आप अपने बात के स्टैंड पे आप कायम तो नहीं होते हैं। मार रहे हो। अरे अशोक जी आपने कहा ना हेट स्पीच की निंदा होनी चाहिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है आजम खान की आपकी कि आप नहीं डर रहे हैं क्या? अविनाश जी आ रहा हूं, डर रहे हैं क्या? नहीं अशोक जी आप डर रहे हैं क्या आजम खान से? देश के लोकतंत्र को भी छवि। अरे भैया समय की कमी है। अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अविनाश जी देखिए, मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑपोजिशन के अंदर जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्ट्रली मोदी को नहीं हरा सकते हैं, ये किसी के मरने के ही कामना कर सकते हैं। और सबसे दुख का विषय ये है कि अखिलेश यादव उस पार्टी से आते हैं, वो हिंदू विरोधी पार्टी से आते हैं, जिनके पूज्य पिताजी ने मरहूम मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर मुझे 10-20 कार सेवक को और मरवाना पड़ जाता तो मैं ही मरवा देता। मुसलमान के वोट के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, चाहे कर्नाटक में बजरंगबली को गाली देना हो या यूपी में मोदी योगी को गाली देना हो। इसका मतलब क्या है मुकेश जी? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इससे नीचे क्या जाएगा ऑपोजिशन? अब सीधा वो कह रहे हैं, वो विरोध की सारी सीमाएं जो है AIMIM के नेता पहले कह चुके हैं 15 मिनट पुलिस को हटा लो। तो इन सब बयान को अगर आप जोड़ते हैं और इनके गठबंधन को देखते हैं तो आप यही बोलेंगे ये गठबंधन सिर्फ एक चीज का है, जिसका नारा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बिल्कुल, अपोजिशन का बिल्कुल। अब अपोजिशन हमारे साथ, बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जीनत अंसारी जी, अविनाश जी, अशोक जी और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन आजम खान ने जो
कहा है और जिस तरीके की शुरुआत की है, मैं कहूँगा शुरुआत नहीं, आजम खान की आदत है इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन ये मसला केवल हेट स्पीच का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जिस सोच से आजम खान और आजम खान की पार्टी जो है राजनीति करती रही है और समाज का बंटवारा करती रही है। अगर हेट स्पीच के तहत आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वो तो साथ में हो ही, लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी की सोच पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस सोच को अगर आजम खान को आज हटा भी देते हैं तो दूसरा आजम खान कभी न कभी पैदा हो जाएगा और इस सोच को आगे बढ़ाएगा। इसलिए जरूरत केवल इस प्रोग्राम पे या इस बयान पे कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि इस सोच पर कार्रवाई करने की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।